इस वीडियो में हम ओपन चैनल फ्लो के गुप्ता एंड गुप्ता में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 122 है, सर्ज वेव इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज एन एग्जांपल ऑफ। सर्ज वेव किस चीज का एग्जांपल है? स्टेडी फ्लो का, अनस्टेडी फ्लो का, यूनिफॉर्म फ्लो का, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। और हमारे पास 4 ऑप्शंस है जिसमें से दो दो मतलब कि दो ही क्वेश्चंस इन ऑप्शंस में से, इन चारों में से दो सही हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्ज वेव क्या होती है? एक ऐसी अनस्टेडी फिनोमिना है, एक अनस्टेडी वेव है दैट अकर्स अंडर सिचुएशंस लाइक क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ वॉल्व और गेट। गेट और वॉल्व को ओपन करने से या क्लोज करने से ही हो जाती है, वेव डेवलप होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये गेट है, ठीक है, एक गेट है जो कि पहले जो ओपन था, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक इसका लेवल था, अब ये क्लोज कर दिया गया है सडनली, तो इसका लेवल यहाँ आ चुका है गेट का। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि वेव जनरेट होंगी। वेव एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि अब ये गेट क्लोज कर दिया तो वाटर का लेवल थोड़ा इतना सा बढ़ गया, ये एक वेव सी बनी और ये आगे की तरफ मूव कर गई। ठीक है, वाटर जो है उसकी डेप्थ ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी साइड अगर हम देखें तो एक ये वाटर की है ना, यहाँ पे एयर की एक वेव बन गई। ठीक है, और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब ये आगे की तरफ जो डेप्थ है वो वाटर की डिक्रीज करती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये डेप्थ को डिक्रीज करती हुई जा रही है, ये हमारी वेव होगी। ठीक है, ये गेट क्लोजिंग के टाइम पे होगा और गेट ओपनिंग के टाइम पे इसका ठीक उल्टा होगा। नेगेटिव सर्ज जो होगी वो डाउन अपस्ट्रीम में होगी और पॉजिटिव सर्ज होगी वो डाउनस्ट्रीम में होगी। पॉजिटिव सर्ज पहले अपस्ट्रीम में थी और नेगेटिव सर्ज डाउनस्ट्रीम में थी। ठीक है, तो सर्ज वेव जो है ना, ये किस चीज का एग्जांपल है? अनस्टेडी फ्लो का एग्जांपल है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल है। तो इसका ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज द वन विच हैज। बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन कौन सी होगी जिसका क्या ज्यादा या कम होगा? मिनिमम रफनेस कोफिशिएंट अगर है तो वो बेस्ट होगी, या लीस्ट कॉस्ट वाली बेस्ट होगी, या मैक्सिमम एरिया फॉर अ गिवन फ्लो जिसका मैक्सिमम एरिया होगा वो बेस्ट होगी, या मिनिमम वेटेड पैरामीटर वाली बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल सेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमने पहले से डिस्कस करा हुआ है, हमें चाहिए होती है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सी हो जाएगी? मोस्ट इकोनॉमिकल में जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी ना, वो हमारी हो जाती है मोस्ट इकोनॉमिकल। सबसे कम कॉस्ट वाली हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे कम कॉस्ट वाली चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए और डिस्चार्ज हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज ज्यादा कैसे होगा? डिस्चार्ज मतलब ज्यादा होगा तो वो हमारी एफिशिएंट सेक्शन बनेगी। ठीक है, तो डिस्चार्ज के लिए जब हम देखते हैं ये चेजी फॉर्मूला से, तो हमें पता चलता है कि फाइनली जो डिस्चार्ज है बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी और डिस्चार्ज जो है उसका वेटेड पैरामीटर के साथ इनवर्स रिलेशन है। डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर वेटेड पैरामीटर। ठीक है, तो वेटेड पैरामीटर अगर मिनिमम होगा तो हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारी सेक्शन बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन होगी जिसका वेटेड पैरामीटर मिनिमम होगा। इसका ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। 124 क्वेश्चन जो है ना, इसमें विच इज द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ओपन चैनल क्रॉस सेक्शन। अब हाइड्रोलिक सेक्शन जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो किस तरीके की होगी, किस शेप में होगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट है रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपिजॉइडल या फिर सेमी सर्कुलर। इनमें से सबसे बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन कौन सी हो जाती है? इसमें से सबसे बेस्ट हो जाएगी सेमी सर्कल वाली सेक्शन। उसमें से सबसे मिनिमम उसका सेमी सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होगी ना, उसका सबसे मिनिमम वेटेड पेरीमीटर आएगा। ठीक है, इसीलिए वो हमारी हो जाती है बेस्ट हाई। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक जंप के बारे में 125 क्वेश्चन। हाइड्रोलिक जंप इज अ स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब इसमें से कौन सा फ्लो जो है वो हाइड्रोलिक जंप में होता है? हाइड्रोलिक जंप के बारे में हम बात करें ना, तो हाइड्रोलिक जंप क्या है? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जब होगा ना, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, मतलब कि पहले तो जो हमारे फ्लोज होते हैं, अगर हम उसके बारे में टोटल हम मतलब जो जो टाइप के ओपन चैनल फ्लो होते हैं उसके बारे में बात करें तो दो टाइप के फ्लो हो सकते हैं, स्टेडी फ्लो और स्टेडी और अनस्टेडी। ठीक है, अनस्टेडी। तो स्टेडी फ्लो जो है इसमें यूनिफॉर्म फ्लो आता है सबसे पहला। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो, और उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म जो होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को हम वेरिड फ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, वेरिड फ्लो बोल सकते हैं। इसमें दो टाइप के फ्लोज आते हैं, एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और एक रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है,
अब ये जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है ना, इसमें आता है हमारा, क्या आता है, हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, इसी में आ जाता है। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के सिवाय यहाँ पे एक और फ्लो होता है, एक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और स्पेशली वेरिड फ्लो, स्पेटियली वेरिड फ्लो आप इसको बोल सकते हो। अब ये जो है ना, इसमें से ये जो बाकी सारे है ना, ये मतलब कि यूनिफॉर्म फ्लो को छोड़ के ये दोनों जो फ्लोज है, नॉन यूनिफॉर्म और स्पेशली वेरिड फ्लो जो है ना, ये दोनों इसमें भी इंक्लूडेड है, स्टडी फ्लो में, अनस्टडी फ्लो में। ठीक है, तो ये दोनों इंक्लूडेड है, और ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली और रैपिडली वेरिड फ्लो, ये भी इंक्लूड है। सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो सिर्फ स्टडी फ्लो हो सकता है, अनस्टडी फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हो सकता। तो हमें ये बात ऑलरेडी पता चल चुकी है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है वो हमारा हाइड्रोलिक जंप हो सकता है। तो हाइड्रोलिक जंप जो है वो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो गया, मतलब कि हमारा कौन सा हो गया, ये स्टडी फ्लो भी है और उसके साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, स्टडी फ्लो का ही पार्ट है ये। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट और फोर्थ, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर फ्रॉम बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू अबव क्रिटिकल डेप्थ। 164 क्वेश्चन है ये। ठीक है, अबव क्रिटिकल डेप्थ टू बिलो क्रिटिकल डेप्थ, बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू अबव नॉर्मल डेप्थ, अबव नॉर्मल डेप्थ टू बिलो नॉर्मल डेप्थ। तो हाइड्रोलिक जंप जो है ना, हाइड्रोलिक जंप जब होता है ना, ये हमारा जो है ये सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है वो किस फ्लो में जाता है, सब क्रिटिकल में, सब क्रिटिकल फ्लो में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पहले जो फ्लो था वो क्रिटिकल जो हमारा डेप्थ थी उससे कम हमारी डेप्थ थी, अब हमारी डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू अबव क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, ये ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड बॉटम ऑफ द चैनल आर सेम। ऐसा नहीं होता, 127 ये क्वेश्चन है बाय द वे। और यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में ऐसा नहीं होता, ये यूनिफॉर्म फ्लो में होता है। यूनिफॉर्म फ्लो जब होगी तो उस टाइम पे सेम नहीं होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये आर पैरेलल। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म फ्लो में होगा। लेकिन जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है ना, उसमें स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड बॉटम चैनल आर ऑल डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट होते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस। Next question, 128 question है, the flow in channel is considered to be in transition state if Reynolds number is। Reynolds number के लिए अगर flow जो होगा ना, ओपन चैनल फ्लो की हम सिर्फ बात करें, ओपन चैनल फ्लो के केस में अगर लेस देन 500 होगा ना तो इसको लेमिनार, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। 500 से लेके 2000 के बीच में जो फ्लो होगा इसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन फ्लो होगा, जो 20 का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2000 से 4000, यहाँ पे 2000 से ग्रेटर जो होगा, यहाँ पे वो लिखा ही नहीं गया है, 2000 से ग्रेटर अगर होगा ना तो उसको हम बोलेंगे टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है, फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज। फ्रॉड नंबर जिसको हम वेलोसिटी अपॉन रूट जीडी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है फ्रॉड नंबर का। ये जो है यहाँ पे v हो जाता है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, g हो जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और d क्या है, d हो जाता है हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ। ठीक है, ये हमारा b पार्ट हो जाएगा d। ये है हाइड्रोलिक डेप्थ जिसको हम d बोलते हैं, जो कि हो जाता है एरिया अपॉन टॉप विड्थ। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जो कि हमारा हो जाता है आर। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, ये सब इसी के हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के नाम है। और ये हो जाता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर में यूज होता है वो हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलिक डेप्थ का क्या काम है, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास अगर कोई सेक्शन है ना, उसको मतलब उसकी जो डेप्थ होगी, उसकी डेप्थ होगी y। ठीक है, उसकी फ्लो डेप्थ होगी y, और उसी वे में हमारे पास कोई ट्राइंगुलर अगर सेक्शन है या कोई और किसी भी शेप की सेक्शन है, उसकी डेप्थ सपोज हमारी y1 है, इस y1 को y इक्विवेलेंट इस तरीके से ये कन्वर्ट करता है कि इसकी अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल होता तो इसकी क्या डेप्थ होती, y इक्विवेलेंट इसकी डेप्थ होती।
ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको ये कन्वर्ट कर देता है, ये डी ही हो जाता है हमारे वाई इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, ये इसका रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द फॉर शूटिंग फ्लो द फ्रॉड नंबर है। शूटिंग फ्लो जो होता है ना, उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद फॉर यूनिफॉर्म फ्लो इन अ चैनल, एक यूनिफॉर्म फ्लो के लिए चैनल में टोटल एनर्जी लाइन, वाटर सरफेस एंड बॉटम ऑफ द चैनल आर ऑल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद है द टोटल एनर्जी लाइन एंड वाटर सरफेस आर हॉरिजॉन्टल बट बॉटम ऑफ चैनल इज इंक्लाइंड, ये भी आंसर गलत है। टोटल एनर्जी लाइन, hydraulic gradient line and bottom of the channel are all parallel। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये सब पैरेलल होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है 131 क्वेश्चन का। फिर उसके बाद है चेजेस कॉफिशिएंट। चेजेस कॉफिशिएंट की क्या डायमेंशन होती है या क्या वो डायमेंशन लेस है कि नहीं, 132 क्वेश्चन होता है जो। यहाँ पे चेजेस जो कॉफिशिएंट है ना, वो जो है आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, चेजेस कॉफिशिएंट कौन सा हो जाता है, जब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं सी रूट ओवर एम आई। ठीक है, ये चेजेस जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला, यहाँ पे सी जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रूट जी के फॉर्म में आएगा। रूट जी मतलब जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस टू, और इसका हम रूट करेंगे तो ये आ जाएगा एल की पावर 1/2 टी की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इफ एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर देन चेजेस कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू। चेजेस कोफिशिएंट जो है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है, अगर फ्रिक्शन फैक्टर के साथ रिलेट करते हुए हम एक फॉर्मूला बनाए, मीनिंग्स जो हमारे पास डार्सी विस्वेच फॉर्मूला है ना वेलोसिटी के लिए, डार्सी विस्वेच फॉर्मूला है 4FL v स्क्वायर अपॉन रो जी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा, इसको अगर हम इसको और ये जो चेजेस कॉफिशिएंट चेजेस फॉर्मूला है सी रूट ओवर एम आई, इनको इक्वेट करके एक फॉर्मूला अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 8g अपॉन एफ। यहाँ पे चेजेस कॉफिशिएंट और फ्रिक्शन फैक्टर के बीच में ये रिलेशन आ जाती है, तो चेजेस कॉफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, ये हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है रिलेशनशिप बिटवीन मेनिंग्स कोफिशिएंट n एंड चेजेस कोफिशिएंट c इज गिवन बाय। इससे पहले हम फ्रिक्शन फैक्टर की और हमने चेजी कोफिशिएंट जो c है इसकी रिलेशन देखी। अब हमारे पास जो है पूछी जा रही है कि मेनिंग्स फॉर्मूला जो है उसकी उसके अंदर जो कांस्टेंट होता है जिसको हम मेनिंग्स कोफिशिएंट बोलते हैं n, उसकी और चेजी कोफिशिएंट c की रिलेशन पूछी गई है, जो कि हो जाती है c इज इक्वल्स टू आर की पावर में 1/6। आर हमारा हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इसको बोल सकते हैं, अपॉन एन, ये हमारी रिलेशन हो जाती है, जो कि बी पार्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे आया है, हमने क्या किया है यहाँ पे, चेजेस कॉफिशिएंट जो है ये हमारे पास चेजेस फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू सी रूट ओवर एम आई, एम इसमें है हाइड्रोलिक रेडियस और आई हमारा स्लोप हो गया, v जो है हमारी वेलोसिटी मेनिंग्स फॉर्मूला से 1/n आर की पावर 2/3 एस की पावर में 1/2, ये हो गया। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के यही आएगा, c इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1/6n। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the depth of flow for maximum velocity in a circular channel section with diameter equal to 1/5 meter is। यहाँ पे क्या पूछा गया है, डेप्थ ऑफ फ्लो पूछी गई है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर यहाँ पे पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो डेप्थ ऑफ फ्लो आ जाएगी ना, वो पता है क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0.81 इंटू डायमीटर दिया हुआ है 1.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.81 इंटू 1.5, जिसका आंसर आएगा 1.215। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज दिया होता, वेलोसिटी की जगह अगर डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया होता तो y इज इक्वल्स टू 0.95 d हम लोग आंसर लिखते। ठीक है, और फिर हम सॉल्व करते हैं उसके लिए डेप्थ ऑफ फ्लो, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन अ सर्कुलर चैनल सेक्शन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू द डेप्थ टू दैट ऑफ डायमीटर ऑफ द चैनल इज। यही चीज अभी अभी हमने डिस्कस करी है, y यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू 0.95 d।
ठीक है। तो यहाँ पे y अपॉन डी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, तो ये हमारा डी पार्ट आंसर हो गया। उसके बाद है द ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन ईच ऑफ द स्लोपिंग साइड इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ। यहाँ पे अगर हमारे पास कभी भी एक ट्राइंगुलर सेक्शन होगी, उसको हमें मोस्ट इकोनॉमिकल अगर हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेटेड पेरीमीटर जो उसका फॉर्मूला निकल के आएगा ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो से, और हमें कुछ एक कंडीशंस मिलती है हर चीज के लिए, मतलब हर एक शेप के लिए, ट्राइंगुलर ही नहीं बाकी भी शेप्स के लिए इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशंस आएंगी ना, तो कंडीशन जो है वो ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए क्या कंडीशन आती है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ दोनों के साथ जो हमारा एंगल होगा ना, वो 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी यहाँ पे 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके सेंटर पे देखें, ये भी 45 डिग्री हो गया, और ये सेंटर पे कितना बच गया, ये 90 डिग्री हो गया। दोनों के दोनों यहाँ पे ये वाले जो बाकी दो ट्राइंगल्स, अगर इसको हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करें, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, इस तरीके से बन जाएगा पूरा ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी डेप्थ यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एम वाई आएगी, मतलब कि हमारी जो स्लोप है वो आ जाती है, इस केस में यहाँ पे स्लोप m/1 आएगी। ठीक है, m/1, m हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है इस केस में 1 निकल के आती है, 45 डिग्री है इसलिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो m हमारा 1 हो गया, और y यहाँ पे आ जाएगी, टॉप विड्थ जो है ये एम वाई दोनों आ गई, टॉप विड्थ जो होगी ना हमारी, वो हो जाती है y प्लस वाई। ठीक है, यानी कि 2y हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138, फॉर अ ट्रेपिजॉइडल चैनल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल इट्स हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट बी इक्वल टू। अब हाइड्रोलिक रेडियस अगर हमें निकालना है, तो पहले तो हम ट्रेपिजॉइडल चैनल सेक्शन है सपोज ये हमारी, ठीक है, तो ट्रेपिजॉइडल चैनल सेक्शन के लिए क्या होता है कि हमारे जो ये एंगल्स हैं, यहाँ पे जो ये एंगल्स हैं, एक तो हमारा ये एंगल होगा, एक ये होगा, एक वर्टिकल के साथ और एक हॉरिजॉन्टल के साथ। जो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है वो 60 डिग्री हो जाता है, और जो वर्टिकल के साथ होता है ये 30 डिग्री हो जाता है। ये हमारी निकल के आती है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो आएगा कि ये जो स्लांटिंग साइड है, इसी चीज की हेल्प से हम लोग इसके जो बाकी चीजें हैं वो कैलकुलेट कर पाते हैं। ये स्लांटिंग साइड जो होगी ना, अगर ये डेप्थ y है, वाटर की डेप्थ हमारी सपोज y है, तो ये जो होगी साइड होगी ये 2y अपॉन रूट 3 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 2y अपॉन रूट 3 बेस आ जाता है हमारा, और जो टॉप विड्थ होती है ना, वो यहाँ पे आ जाती है टोटल 4y बाय रूट 3। ये कैसे आई, यहाँ पे ये जो है ना m हमारा 1/√3 आ जाता है। ठीक है, स्लोप है m/1, यानी कि m हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल जो होगा वो 1/√3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, m जो होगा वो 1/√3 निकल आएगा, मतलब tan थीटा। तो इसकी वजह से ये पूरा हमारी वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। अब हम यहाँ पे अगर हमें हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है, हाइड्रोलिक रेडियस हो जाता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स, यानी कि 4y बाय रूट 3 जो हमारी टॉप विड्थ है, और जो बॉटम विड्थ है वो है हमारी 2y बाय रूट 3। ठीक है, ये इनटू हमारा जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, तो वो हो जाती है y। ठीक है, डिवाइड बाय पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर 2y बाय रूट 3। ठीक है, ये आ गया 2y बाय रूट 3 प्लस 2y बाय रूट 3 प्लस 2y बाय रूट 3, ये हमारी आ गई वैल्यूज। ठीक है, तो जब हम ये सम करेंगे तो ये हमारा टोटल 6y/√3 आ गया, और ये भी 6y/√3 आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे y/2 हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा y। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है, द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन में बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फ्लो एट विच। क्रिटिकल स्टेट कौन सी होती है, जब हमारी स्पेसिफिक एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। मैक्सिमम हमारी स्पेसिफिक एनर्जी नहीं होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। स्पेसिफिक फोर्स इज मैक्सिमम, स्पेसिफिक फोर्स इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, ये भी गलत हो गया। स्पेसिफिक फोर्स जो होती है वो भी हमारी मिनिमम होती है। ठीक है,
तो डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक फोर्स, ये बिल्कुल सही हो जाता है। डिस्चार्ज जो होगा एक स्पेसिफिक फोर्स या फिर एक अगर हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है तो उसके लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन डिस्चार्ज इज मिनिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन अ नॉन रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन इज गिवन बाय। क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो हमें बोला हुआ है एक नॉन रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए कैसे दिया जाता है, जब हमारी स्पेसिफिक एनर्जी जो होगी, क्रिटिकल स्टेट वही होता है जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो कैसे पता चलेगी, ये जो है ना ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए है, ठीक है। नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए पूछा गया है, तो हमारा जो फ्रॉड नंबर होता है ना, क्रिटिकल स्टेट पे फ्रॉड नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला है v/√gd, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। और v हमारी वेलोसिटी होती है, रूट जी डी क्या है, यहाँ पे g हो गया, और d क्या है, d हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाती है। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या है, एरिया अपॉन टॉप विड्थ, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, v√/t अपॉन जी ए रूट, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसका पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं हम, पहले तो हम क्या करते हैं इस पूरे को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, ये जो एरिया इंटू वेलोसिटी है, इसको हम डिस्चार्ज लिख सकते हैं। डिस्चार्ज इंटू √t अपॉन जी की पावर, मतलब जी की पावर में 1/2 लिख लो या √g लिख दो, और a की पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये 3/2 हो गया इज इक्वल्स टू 1। अब इसका अगर हम स्क्वायर करें तो q² t अपॉन जी ए की पावर में 3 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर आता है। और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, q² अपॉन जी इज इक्वल्स टू a³ अपॉन t, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बी पार्ट आंसर हो गया, जो कि यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज गिवन बाय। यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो पूछी हुई है किसके लिए, ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डेप्थ का, यहाँ पे ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए हो जाएगा 2q² अपॉन gm²। जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Q हमारा है यहाँ पे 1/5 है पहले तो पावर में, Q हमारा हो जाता है डिस्चार्ज, और M क्या है, स्लोप हो जाती है M, ठीक है, m/1 होती है ना स्लोप, तो M यहाँ पे स्लोप हो जाती है। और ट्राइंगुलर चैनल जब मोस्ट इकोनॉमिकल होगा M की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1:1 हमारी स्लोप, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 2 × Q जो है, Q की वैल्यू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड दी हुई है, तो 1² 2 × 1² अपॉन जी क्या है 9.81 एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 1 इसकी पावर में 1/5, तो 9.81 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4.9 समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो 1/4.9 की पावर में 1/5, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट हमारा आंसर हो गया। Next question है 142 for a given specific energy E, the critical depth yc for rectangular channel is given by। critical depth yc पूछी गई है, स्पेसिफिक एनर्जी जो होगी ना उसका मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जो है, अगर हम क्रिटिकल डेप्थ के फॉर्म में फॉर्मूला देखें तो 3/2 yc, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ अगर इससे निकाले तो ये 2/3 E मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज आपको और बताती हूँ, ए मिनिमम जो होता है ना, ई मिनिमम जो होता है, मतलब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जो है, ये हमारी काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड होती है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक हेड पोटेंशियल हेड जो है वो हमारे डेप्थ के टर्म्स में ही होता है, तो इसको हम सिंपली वाईसी लिख सकते हो। और जो काइनेटिक हेड है ना वो अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग होता है, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन होगी ना तो यहाँ पे yc/2 हो जाता है हमारा काइनेटिक हेड। अगर हमारे पास एक ट्राइंगुलर सेक्शन होगी ना तो यहाँ पे yc/3 हो जाता है, ये yc/4 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी अगर हमारी पैराबोलिक सेक्शन है तो yc/3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये, ठीक है। अब अगर हम रेक्टेंगुलर के लिए एक बार सम करके देखें तो ये काइनेटिक हेड हो गया yc/2 और पोटेंशियल हेड yc हो गया, yc/2 प्लस yc कितना हुआ, ये हो गया हमारा 3/2 yc।
तो ये हमारी एनर्जी हो गई, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 YC, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है फॉर द same specific force, the two depths at which a given discharge can occur is called। सेम डेप्थ जो आती है ना, हमारा जो स्पेसिफिक फोर्स का और हमारी स्पेसिफिक एनर्जी का जो डायग्राम होती है ना, वो इस तरीके से कुछ होगी। ये डेप्थ है हमारी और यहाँ पे हम स्पेसिफिक फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसमें मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स आएगी, उसके सिवाय हम बाकी और किसी भी पॉइंट पे देखें, ठीक है, उस बाकी किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो दो हमारी जो एक स्पेसिफिक एनर्जी है उसके लिए दो डेप्थ आएगी। जैसे ये वाली स्पेसिफिक एनर्जी है, इसके लिए ये दो डेप्थ आ रही है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। सपोज इसको मैं y1 बोलती हूँ और इसको मैं y2 बोलती हूँ, तो दो डेप्थ हमें मिल रही है, ठीक है। एक हो जाएगी सब क्रिटिकल और एक हो जाती है सुपर क्रिटिकल, ठीक है। तो ये जो दो डेप्थ है स्पेसिफिक फोर्स के लिए होता है एक, और एक होता है स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। जो स्पेसिफिक एनर्जी के केस में दो डेप्थ मिलती है उसको हम ऑल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, और जो स्पेसिफिक फोर्स के लिए मिलती है ना, उसको कॉन्जुगेट या फिर सीक्वेंट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके नाम। तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक फोर्स का पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, ये स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट कॉमन 144 क्वेश्चन है ये, द मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू चैनल। चैनल के थ्रू डिस्चार्ज मेजर करने के लिए मोस्ट कॉमन डिवाइस क्या है? वेंचुरी फ्लूम। इसकी हेल्प से हम चैनल, ओपन चैनल फ्लो में हम डिस्चार्ज जो है वो मेजर करते हैं। और अगर वेंचुरी मीटर लिखा होता है यहाँ पे, तो वो पाइप फ्लो के लिए होता है, ठीक है। वेंचुरी अगर मीटर होगा ना, तो वो हमारा पाइप के लिए होता है। ये हो जाएगा पाइप फ्लो के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पेसिफिक एनर्जी एट द अपस्ट्रीम सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल इज 3 मीटर। स्पेसिफिक एनर्जी जो है एक अपस्ट्रीम सेक्शन जो है उसमें स्पेसिफिक एनर्जी 3 मीटर है। डायग्राम की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक एनर्जी एक पहले वाले सेक्शन पे, अपस्ट्रीम सेक्शन पे 3 मीटर है। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी ई मिनिमम की वैल्यू दी गई है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट ऑफ द जंप इज, जंप की हाइट विदाउट कॉजिंग एफ्लक्स, ये जंप की हाइट नहीं, ये हम्प की हाइट पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम्प की हाइट विदाउट कॉजिंग एफ्लक्स क्या हो सकती है? तो यहाँ पे अगर हम एक सेक्शन बनाए ना, अब मैं डायग्राम बना ही देती हूँ, इस तरीके से हमारी एक सेक्शन होगी। हम यहाँ से वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा था, अब हमें क्या किया, एक हम्प क्रिएट किया, ये हमारा हम्प है, ये हमने क्रिएट किया। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपस्ट्रीम में डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ फ्लो इन मतलब ऊपर कर रहे हैं उसको, बेड को हम रेज कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। डाउनस्ट्रीम एंड पे हम बेड को रेज करते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो ये पहले हमारी सेक्शन फर्स्ट थी, सपोज ये हमारी फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है। और यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये जो हमारी एनर्जी है ये हमारी होगी ई, ये आगे E2, और यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, ये हमारी E1 आ जाएगी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी की बात चल रही है। टोटल एनर्जी जो है उसमें तीनों हेड्स आ जाते हैं, तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हम्प जो है उसकी हाइट क्या हो जाएगी? हम्प की हाइट, उसको अगर हम डेल्टा जेड हम जनरली लिखते हैं, तो डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हम्प की हाइट हो जाती है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है ना हम्प की, उसके लिए यहाँ पे E2 जो होगा ना, वो क्रिटिकल फ्लो में फ्लो करेगा अगर वाटर, तो यहाँ पे ई मिनिमम आ जाएगा ना, क्रिटिकल फ्लो होगा तो ई मिनिमम होएगा, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, तो हमारे जो हम्प है ना उसकी मैक्सिमम हाइट हमें मिलेगी। तो ई मिनिमम की वैल्यू हमें दी गई है 2.5 मीटर, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें रेक्टेंगुलर चैनल जो है उसकी डेप्थ दी गई है। स्पेसिफिक एनर्जी एट अपस्ट्रीम ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी दी गई है ये 3 मीटर। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज 2.5 मीटर, 2.5 भी दी गई है दूसरी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, और मैक्सिमम हाइट ऑफ हम पूछी गई है। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2.5 कर सकते हो, जो कि 0.5 मीटर आ जाएगा, और ये हमारा हम्प की हाइट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146 है, जो कि काफी सिमिलर है इससे पहले वाले क्वेश्चन के। इन अ 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, यूनिफॉर्म फ्लो अकर एट अ डेप्थ ऑफ, यूनिफॉर्म फ्लो हो रही है यहाँ पे एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो बीइंग √2g मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द हम्प, यहाँ पे जंप की जगह हम्प आएगा, ठीक है, विच कैन बी रेज्ड विदाउट कॉजिंग एफ्लक्स विल बी।
हम्प की हाइट फिर से पूछी गई है हमें। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर चैनल है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फ्लो इस तरीके से होगा। ये हमारे हम्प हो गया, ठीक है, हम्प हो गया और इसकी हाइट होगी डेल जेड, ठीक है, ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, अब फिर से हम एनर्जीज को इक्वेट, मतलब एनर्जीज का डिफरेंस लेंगे। डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 जो है, E1 हमारा हो जाएगा, एनर्जी जो है फर्स्ट वाले के लिए एनर्जी कैसे निकालेंगे, अगर हमने जो वाटर है इसके बॉटम को ही हमने डेटम कंसिडर करा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी हेड v² अपॉन 2g प्लस हमारा पोटेंशियल हेड जो कि डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगा y। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, वेलोसिटी √2g इसकी पावर में 2/2g प्लस यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी मतलब डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ फ्लो ये हमारे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा 2g/2g प्लस 2, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 आ गया, 1 + 2 यानी कि 3, हमारा 3 मीटर आ गई हमारी टोटल एनर्जी। इसका टोटल एनर्जी हेड हो गया ये, ठीक है। और E2 अगर हमें निकालना है तो एनर्जी जो सेकेंड वाली जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हम कंसिडर करके चल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है 3/2 YC। तो YC की वैल्यू जो है वो कितनी है, YC की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 2 यानी कि 3। फिर से 3 आ गया, E1 माइनस E2 जो है, E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हमने पढ़ी भी थी कि यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो में हमेशा आप याद रखोगे कि यूनिफॉर्म फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है ना वो कांस्टेंट रहती है अलोंग द फ्लो, ठीक है, ये कांस्टेंट होती है, तो हमें हमारी हम्प की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, व्हेन द स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ अ चैनल राइजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इट इज कॉल्ड। अगर हमारा इस तरीके से सपोज ये हमारा स्लोप है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है इस स्लोप के अगेंस्ट, तो इसको हम एडवर्स स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्स स्लोप हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फॉर एनी चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज विथ। चैनल एक किसी भी एक चैनल सेक्शन के लिए स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज कब होती है, विद इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो, डिक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो, डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब इसके लिए हम इसका जो डायग्राम है, अगर स्पेसिफिक एनर्जी का डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके की डायग्राम होती है। ये मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे डेप्थ के लिए ये होता है, ठीक है। तो ये y जो है हमारी डेप्थ के लिए है। अब मैं यहाँ पे y जो है वो मिनिमम वाला y यहाँ पे बना देती हूँ, YC, बाकी और कुछ y नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। अगर ये जो है ये सबसे मिनिमम वाली स्पेसिफिक एनर्जी है ना, सपोज इसकी कोई भी वैल्यू है XYZ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसके सिवाय अगर हमें स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे आप देखो ये हमारी एक डेप्थ हो जाएगी या एक ये हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखिए और इंक्रीज होती जा रही है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जब हम मूव करें तो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी क्रिटिकल जो सब क्रिटिकल फ्लो है ना, उसमें डेप्थ हमारी इंक्रीज होती जा रही है, ऊपर की तरफ हमारी डेप्थ जो होगी वो इंक्रीज होती जा रही है। इस तरीके से ये हमारी है ना, ये हो गई फर्स्ट हमारी सब क्रिटिकल फ्लो के लिए पहली वाली हो गई, ये दूसरी वाली होगी, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये इंक्रीज होती जा रही है। और अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करें ना, सुपर क्रिटिकल फ्लो में जैसे जैसे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी डेप्थ जो होगी वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ डिक्रीज होती जाएगी डायग्राम में, इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप देख सकते हो इस तरीके से ये डेप्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये हमारी डेप्थ हो गई, यहीं पे अगर हम बना दें, मतलब हमारी विद इंक्रीज इन स्पेसिफिक एनर्जी सुपर क्रिटिकल फ्लो में डेप्थ डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस इन द डिक्रीज ऑफ डेप्थ इन सब क्रिटिकल, डिक्रीज ऑफ डेप्थ इन सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये 1/4 वाला जो है ये सही है, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो, फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, द फ्लो थ्रू अ वेंचुरी फ्लूम इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ एट द थ्रॉट इज। वेंचुरी फ्लूम जो है ना, एक होता है वेंचुरी मीटर, एक होता है वेंचुरी फ्लूम, जो कि इसी तरीके से होगा। दोनों की सेक्शन इस तरीके की होंगी, पहले एक हमारा कन्वर्जिंग पार्ट होगा, फिर थ्रॉट होगा, फिर डाइवर्जिंग पार्ट होगा। ये जो थ्रॉट है इसके बारे में पूछा हुआ है कि इसमें जो डेप्थ है, चैनल की जो डेप्थ है उसके हिसाब से, उसके अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो डेप्थ जो होगी यहाँ पे 2/3 होगी ना। अगर 2/3 डेप्थ हो जाएगी अगर चैनल की डेप्थ के, तो हमारा जो यहाँ पे जस्ट मैक्सिमम फ्लो मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये 2/3 हमारा सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ये ओपन चैनल फ्लो में यूज करा जाता है, और जो वेंचुरी मीटर होता है ना, वो हमारा पाइप फ्लो में यूज करा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, फॉर द स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ अ चैनल टू बी माइल्ड। एक चैनल जो है उसका जो स्लोप होगी जिसके थ्रू वो निकल के वाटर जा रहा है, वो जो ग्राउंड की स्लोप होगी वो माइल्ड होने के लिए द नॉर्मल डेप्थ कौन सी होनी चाहिए? नॉर्मल डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। तो नॉर्मल डेप्थ हमेशा हमारी ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ होगी इन केस ऑफ माइल्ड स्लोप। और जो स्टीप स्लोप होता है ना, इसके केस में उल्टा हो जाता है। अब स्टीप स्लोप और माइल्ड स्लोप के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे ये हमारा स्लोप है, सपोज ये हमारी इस तरीके की स्लोप होगी, ठीक है। अगर इसको हम बिल्कुल इस तरीके से, स्लोप जो होगी ये बहुत कम स्लोप है, यहाँ पे और बढ़ती जा रही है स्लोप, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर के पास ले आएंगे ना, इसका मतलब हम इसकी स्टीपनेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी हम स्टीपनेस इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा जिसकी स्लोप कम होती है ना, उसको हम माइल्ड स्लोप बोल देते हैं। तो ये माइल्ड स्लोप के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो स्टीप स्लोप होगा ना, उसके केस में जो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगी हमारी, नॉर्मल डेप्थ जो होगी वो क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, जिसमें पूछा गया है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन अकर इन। सुपर क्रिटिकल फ्लो किस में हो सकता है? चैनल विद अ माइल्ड स्लोप, चैनल विद अ स्टीप स्लोप एंड चैनल विद अ हॉरिजॉन्टल स्लोप। इनमें से किस किस अंदर सुपर क्रिटिकल फ्लो हो सकता है? तो यहाँ पे ना हमारी फ्लो प्रोफाइल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फ्लो प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो फ्लो प्रोफाइल्स है ना, वो कौन सी हो सकती है, मतलब पहले तो हमारे पास कौन से स्लोप्स हो सकते हैं? माइल्ड स्लोप हो सकता है, एक स्टीप स्लोप हो सकता है, एक क्रिटिकल स्लोप होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, और एक एडवर्स स्लोप होता है। ठीक है, तो ये सारे स्लोप्स होते हैं। माइल्ड स्लोप कौन सा होता है? जैसे हमारा थोड़ा सा स्लोप है ना, अगर किसी हमारा बेड है, जो चैनल का बेड है, उसका स्लोप बहुत कम है, तो उसको हम माइल्ड बोल देते हैं। अगर उसकी स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको हम स्टीप स्लोप बोल देंगे, कि इसकी बहुत ज्यादा स्लोप है, मतलब परपेंडिकुलर के ऑलमोस्ट ये पास जा रहा है काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, बट इन जनरल कि उसको हम स्टीप बोलते हैं, जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसको हम स्टीप स्लोप बोल देते हैं। फिर क्रिटिकल स्लोप कौन सी हो जाएगी? जिस पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, वहां पे क्रिटिकल हमारी फ्लो होता है, तो उसी टाइम पे उसी पे जो डेप्थ आएगी ना, और उस पे जो स्लोप आएगी, उसको हम इन जनरल क्रिटिकल स्लोप बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्लोप जो है, मतलब कि स्लोप है ही नहीं है, हमारा बेड जो है वो हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। ठीक है, इसके इसमें फ्लो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा बीच में कहीं हो सकता है, फ्लो के टाइम पे बीच में कहीं हॉरिजॉन्टल स्लोप आ सकती है। फिर एडवर्स स्लोप कौन सी होती है? जो स्लोप होगी ना, जिस डायरेक्शन में स्लोप होगी, इससे इस तरीके से वाटर नीचे की तरफ जाना चाहिए था ना, वाटर इसकी जगह उल्टा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये एडवर्स स्लोप है। ठीक है, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात भी करी थी, एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर हम माइल्ड स्लोप के बारे में फ्लो प्रोफाइल्स की बात करें, सपोज ये हमारा माइल्ड स्लोप है, ठीक है, ये हमारी माइल्ड स्लोप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक होती है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। क्रिटिकल डेप्थ कौन सी होगी? क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है मतलब वो होगी जहाँ पे हमारी क्रिटिकल डेप्थ होगी, वाई सी, मतलब डेप्थ जो होगी वो क्रिटिकल होगी, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। फ्लो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि क्रिटिकल डेप्थ में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल डेप्थ होगी वाई सी। ठीक है, तो ये जो लाइन है क्रिटिकल डेप्थ को जोड़ते हुए, हर एक मतलब पॉइंट पे हम जोड़ते हुए जो लाइन बना देते हैं, उसको हम क्रिटिकल डेप्थ लाइन बोल देते हैं। और जो दूसरी एक और लाइन होती है, उसको हम नॉर्मल डेप्थ लाइन बोलते हैं, जिसमें वाटर जो है वो क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो कर रहा है, उसको हम नॉर्मल डेप्थ लाइन बोल देते हैं। ये वाई नॉट से इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो वाई नॉट हो गया ये, या फिर वाई एन लिख लो, जो भी आपका मन करता है। अब यहाँ पे वाटर जो है ना,
वो एक्चुअली अब कहाँ कहाँ फ्लो कर सकता है, उसके पास तीन रास्ते हैं। एक तो वो यहाँ पे मूव कर सकता है सीडीएल के नीचे, क्रिटिकल डेप्थ लाइन के नीचे। तो क्रिटिकल डेप्थ लाइन के नीचे जब वो मूव करेगा तो वाटर जो है वो किस मतलब वाई सी जो डेप्थ है उससे कम उसकी डेप्थ हो जाएगी। वाटर की डेप्थ यहाँ पे इतनी हो जाएगी ना, इसको मैं वाई बोल रही हूँ, तो वाई जो है वो वाई सी से कम है। यहाँ पे वाई सी होगी डेप्थ और यहाँ पे वाई नॉट डेप्थ होगी, ठीक है। तो वाई नॉट यानी कि नॉर्मल डेप्थ से भी कम है इसकी डेप्थ। और इस जगह पे अगर वाटर मूव करता है इसके बीच में, नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है इसके बीच में अगर वाटर मूव कर रहा है तो इसकी जो डेप्थ है वो इस टाइम पे क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है और नॉर्मल डेप्थ से कम है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नॉर्मल डेप्थ लाइन से भी ऊपर वाटर हमारा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा वाटर जो है वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन और नॉर्मल डेप्थ लाइन दोनों से ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, ठीक है, ये कब होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लो तब होता है जब हमारा फ्लो जो है क्रिटिकल डेप्थ जो है उससे कम पे हमारा वाटर जो होगा वो फ्लो करेगा। वाटर जो होगा वो क्रिटिकल डेप्थ से कम पे मूव करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ना सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लो कब होगा? इस जगह पे हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ से नीचे जब वाटर मूव करेगा तो वो हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो हो गया। इस माइल्ड के केस में मतलब एक बार हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो आ सकता है। सेम वे में हमारे डायग्राम जो होगी ना वो स्टीप स्लोप के लिए भी बनती है। अब यहाँ पे फ्लो प्रोफाइल्स बनती है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फ्लो प्रोफाइल बनाए तो यहाँ पे कुछ एक फ्लो प्रोफाइल्स हमारी बनेगी। यहाँ पे y जो है वो y नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इस तरीके से y टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी फ्लो प्रोफाइल किस तरीके से बनेगी? एनडीएल जो लाइन है ना इसके ऊपर हमेशा यहाँ पे एक स्लोप आएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्लोप आएगी, और एनडीएल लाइन जो है इस पे कोई स्लोप नहीं आती, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीरो स्लोप से मूव कर रहा है फ्लो प्रोफाइल, ये हमारी राइजिंग है। फिर उसके बाद हमारी डिक्रीजिंग फ्लो प्रोफाइल होगी और जो यहाँ पे आके परपेंडिकुलरली ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली मीट करती है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो होगी ना वो हमारी इन्फिनाइट होती है। और जो तीसरी वाली फ्लो प्रोफाइल है इसको M1 फ्लो प्रोफाइल बोल रहे हैं हम। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है, इसका कलर हम लोग ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्लो प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। अब तीसरी वाली फ्लो प्रोफाइल किस तरीके की होगी? यहाँ से ये भी सीडीएल लाइन पे फिर से परपेंडिकुलर होगा सीडीएल लाइन से, और यहाँ पे आके एक स्लोप होगी, यहाँ पे बेड पे भी एक स्लोप आएगी। तो ये मुझे ब्लैक से ही बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये भी यहाँ से परपेंडिकुलरली मूव करेगा, ये परपेंडिकुलर होके ये निकलेगा और यहाँ पे आके एक स्लोप यहाँ पे होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप है, ठीक है, इसको एस नॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ फ्लो प्रोफाइल होगी। पहले वाली इंक्रीजिंग है, फिर आपको डिक्रीजिंग दिख रही है, फिर उसके बाद फिर से ये इंक्रीजिंग है। इस तरीके की फ्लो प्रोफाइल्स होती हैं। तो तीन प्रोफाइल्स यहाँ पे बनती हैं। सेम वे में हमारा ये माइल्ड का केस है ना, ये M1 M2 M3 हो गई तीन प्रोफाइल्स, ठीक है। एनडीएल लाइन और सीडीएल लाइन को थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये दिखाई दे, ठीक है, कि ये तीन प्रोफाइल्स इसमें है। फिर उसके बाद सेम वे में यहाँ पे ना स्टीप स्लोप जब होती है उसके लिए भी प्रोफाइल्स होती हैं। स्टीप स्लोप के केस में भी ये हो जाएंगी प्रोफाइल्स यहाँ पे ये। अब स्टीप स्लोप जब होगा ना उसके केस में सीडीएल जो होगा ना वो एनडीएल से ऊपर हो जाती है, सीडीएल लाइन एनडीएल लाइन से ऊपर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई नॉट यहाँ पे वाई सी आ जाएगा और यहाँ पे वाई नॉट आ जाएगा। अब वाटर जो है उसके पास फिर से तीन पाथ है मूव करने के, सेम उसके पास यही कंडीशंस आ जाएंगी, वाई इज लेस देन वाई सी, वाई सी इज वाई नॉट, और वाई नॉट से ज्यादा है वाई सी इस केस में, ठीक है। तो वाई यहाँ पे किससे लेस है? वाई वाई सी से लेस है और वाई नॉट से ग्रेटर है, ठीक है। इस पॉइंट पे वाई जो है, वाई नॉट और वाई सी और वाई जो हमारे वाटर की डेप्थ है उसको हम वाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो वाई जो है यहाँ पे दोनों से ग्रेटर हो जाएगा, वाई सी और वाई नॉट से। अब यहाँ पे अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करें तो y जो होगा, वाई सी जो होगा ना उससे y लेस होना चाहिए। तो वाई सी से y यहाँ पे भी लेस है और यहाँ पे भी लेस है। तो यहाँ पे दो जगह जो दो प्रोफाइल्स हैं, इन दोनों प्रोफाइल्स को हम सुपर क्रिटिकल बोल सकते हैं। तो दो आ गई, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो यहाँ पे भी हो रहा है। बाकी जो तीन है तीनों में सुपर क्रिटिकल फ्लो हो,
अब मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही लगा दिया बाकी तीनों का। ये एक क्रिटिकल स्लोप जो होगी उसके केस में ये इस तरीके की कुछ प्रोफाइल बनेगी। दोनों ही आपको इंक्रीजिंग दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें y जो होगा ना वो वाई सी से कम है, ठीक है। इस केस में यहाँ सुपर क्रिटिकल फ्लो हो सकता है, और इसके ऊपर जो है वाई सी और वाई एनडीएल सी डी एल और एनडीएल लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है क्रिटिकल स्लोप के केस में। तो इसके ऊपर सुपर क्रिटिकल फ्लो नहीं हो सकता। अगर हॉरिजॉन्टल के केस में हम बात करें, यहाँ पे y इज लेस देन वाई सी, तो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। और यहाँ पे अगर हम एडवर्स के केस में बात करें, यहाँ पे भी y इज लेस देन वाई सी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे y ग्रेटर देन वाई सी हो जाएगा, एनडीएल लाइन कहीं इन्फिनाइट पे जाके होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही केसेस में सुपर क्रिटिकल फ्लो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, और इनफैक्ट क्रिटिकल के केस में भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रिटिकल और एडवर्स में भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। Next question 152. Analysis of a surge in open channel is carried out by using surge की analysis कैसे कर सकते हैं? continuity equation से और momentum equation, तीन दोनों से हम surge की analysis कर सकते हैं in open channel flow। 3 and 4 are correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अ फ्लो ऑफ q मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय। क्रिटिकल वेलोसिटी पूछी हुई है, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला है ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है मतलब फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम फ्रॉड नंबर का यूज करेंगे। ये हो जाएगा v अपॉन रूट जी डी, ठीक है। और जो d है, d हाइड्रोलिक डेप्थ है यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ जो होता है ना रेक्टेंगुलर के केस में y के बराबर ही आती है, ठीक है। टॉप विड्थ अपॉन टॉप विड्थ क्या है, फिर से इसको हम लिख ही देते हैं, एरिया अपॉन टॉप विड्थ होता है ना, तो एरिया हो जाता है b इंटू वाई सपोज, ठीक है। बेस विड्थ इंटू वाई हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो, और टॉप विड्थ क्या है, टॉप विड्थ बेस विड्थ के बराबर ही आ जाती है, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल है, इस तरीके से होगा ना रेक्टेंगुलर चैनल, तो इसकी टॉप विड्थ और बेस विड्थ बराबर आएगी, ठीक है। तो बी भी कैंसिल और वाई हमारा हो गया हाइड्रोलिक डेप्थ जो है। ये हाइड्रोलिक डेप्थ जो होगी वो हमारी y के बराबर ही आएगी डेप्थ ऑफ फ्लो के, ठीक है। तो g इंटू वाई हो गया। और यहाँ पे पूछा गया है क्रिटिकल के केस में, तो फ्रॉड नंबर क्रिटिकल के केस में पहली बात 1 आएगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी वाई सी, ये हमारा आ जाती है वेलोसिटी, जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वाई सी का फॉर्मूला हमें पता है कि रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वाई सी हो जाता है स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन जी इसकी पावर में 1/3, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे रूट ओवर जी और क्यू की पावर में 2/3, ठीक है। और यहाँ पे जी के पावर में 1/3 था ना नीचे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3, जो कि हो जाएगा जी की पावर में 2/3, ठीक है। और क्यू की पावर में 2/3 और इसकी होल पावर में 1/2, यानी कि जी और क्यू इसकी पावर में 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बी पार्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइल्ड स्लोप प्रोफाइल M2 अकर्स फॉर डेप्थ, किस डेप्थ के लिए ये होता है? अबव नॉर्मल बट बिलो क्रिटिकल, अबव क्रिटिकल बट बिलो नॉर्मल। तो ये हमने डायग्राम यहाँ पे बना रखी है। M2 प्रोफाइल जो होगी वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे M1 प्रोफाइल है, जिसको ये ब्लैक ब्लैक जो हमने दिखाई है यही इसकी प्रोफाइल्स है। ये M1 है, ये M2 है, और यहाँ पे M3 है। M2 जो प्रोफाइल है ये जो है अबव क्रिटिकल एंड बिलो नॉर्मल है, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही होगी वाई नॉट और वाई सी, तो ये अबव क्रिटिकल एंड बिलो नॉर्मल है। तो ये अबव क्रिटिकल बिलो नॉर्मल, ये इसका बी पार्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है फॉर अ स्टीप स्लोप प्रोफाइल S1 द टाइप ऑफ फ्लो विल बी, S1 के लिए टाइप ऑफ फ्लो कौन सा होगा? तो ये भी हमने ऑलरेडी बना रखा है। S1 के लिए फ्लो कौन सा होगा? S1 यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे प्रोफाइल आएगी जो, यहाँ पे थर्ड प्रोफाइल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीरियल लाइन है, ये एनडीएल लाइन है। तो फर्स्ट प्रोफाइल के लिए पूछा गया है कि कौन सा फ्लो होगा। y की डेप्थ जो है क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा फ्लो होगा? इसका मतलब ये है कि हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होगा,
ठीक है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया। In case of flow through a triangular channel as shown in the figure, the fraud number is given by। हमें ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए यहाँ पे पूछा गया है फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो फ्रॉड नंबर हो जाता है V बाय रूट जी डी, और D जो है वो ट्रायंगुलर सेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा एरिया अपॉन टॉप विड्थ। तो टॉप विड्थ जो T है ना, यहाँ पे M इज इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है, M इज इक्वल्स टू 1 आता है, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का ही ये एंगल 45 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, m इज इक्वल्स टू 1, तो y जो होगा ना, यहाँ पे ये y हो गया हमारा, और यहाँ पे जो आएगा ये एम वाई आ जाती है वैल्यू, और ये वाली वैल्यू एम वाई आ जाती है। तो m जो है वो 1 हो जाता है, इसलिए ये 2y हो जाएगी, टॉप विड्थ 2y, ठीक है। तो और एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 2y इंटू वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस इंटू, ये बेस हो गया, टॉप विड्थ को अगर हमने बेस माना, और परपेंडिकुलर हमारा y हो गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारे एरिया का फॉर्मूला आ गया, और टॉप विड्थ हमारी 2y है, तो 2y कैंसिल, तो ये y/2 आ गया। तो मतलब कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है, बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा v अपॉन रूट ओवर जी इंटू y/2। ये हमारा फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ ट्राइंगुलर चैनल। फॉर 157 क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉड नंबर एफ आर इज द फ्रॉड नंबर, इफ एफ आर इज द फ्रॉड नंबर फॉर अ flow in triangular channel, then the fraud number for same velocity and same depth of flow in rectangular channel will be। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए फ्रॉड नंबर क्या हो जाएगा, अगर हमारा चैनल ट्राइंगुलर चैनल के लिए फ्रॉड नंबर जो है वो हमारा एफ आर है। एफ आर की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने निकाली है, v बाय रूट जी y/2, और हमारा रेक्टेंगुलर चैनल जो है उसके लिए सपोज हमने F2 बोली हुई है फ्रॉड नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो फ्रॉड नंबर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हो जाता है v बाय रूट जी वाई, जी और यहाँ पे ये y आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी रेशियो ले लेते हैं, एफ आर, यहाँ पे एफ आर अपॉन F2 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा 1/1/√2 अपॉन 1, ठीक है। तो इसको अगर हम फिर से लिखें तो ये आ जाएगा √2 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आर इज इक्वल्स टू √2 एफ टू आ जाएगा, यानी कि F2 क्या आ गया हमारा एफ आर अपॉन √2, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर चैनल जो ट्राइंगुलर का होगा अपॉन √2 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, द फ्लो प्रोफाइल अंडर द गेट एज शोन इन द फिगर इज क्लासिफाइड एज। यहाँ पे फ्लो प्रोफाइल कौन सी होगी, पहले तो हमें दिख रहा है कि बेड हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो फ्लो प्रोफाइल जो है वो माइल्ड तो हो नहीं सकती, हॉरिजॉन्टल ही होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में से H1 जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो H1 जो होता है ना वो पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो एनडीएल लाइन और सीडीएल लाइन है ना, इसके बीच की जो प्रोफाइल होती है उसको हम 2 बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाली जो होगी उसको हम 3 ही बोलेंगे, इससे ऊपर वाली जो होती है ना उसको 1 बोलते हैं। अब एनडीएल लाइन जो होती है ना वो इन्फिनिटी पे होती है, इसलिए जो हमारी ऊपर वाली प्रोफाइल है उसको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, उसको हम मानते हैं कि वो है ही नहीं। तो सिर्फ 2 और 3 प्रोफाइल यहाँ पे पॉसिबल होती है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हम बात करें, यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी जो प्रोफाइल पॉसिबल होगी 1 हमारी पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ 2 और 3 प्रोफाइल पॉसिबल होती है, ठीक है। और 2 के लिए जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होती है, और 3 के लिए क्रिटिकल डेप्थ से कम होती है डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे फ्लो अगर हम देखें, गेट के नीचे से जब फ्लो आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा मतलब हाई वेलोसिटी से आएगा, और वो फ्लो जो होगा ना उसकी डेप्थ जो होगी वो क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी, इसलिए हमारा जो फ्लो होगा ना वो H3 प्रोफाइल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉड नंबर रेंज इंडिकेट्स अ वीक जंप। इसमें से कौन सी फ्रॉड नंबर की रेंज हमें वीक जंप बता रही है। तो यहाँ पे ये फ्रॉड नंबर की रेंज दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग हम जंप को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ये 1 से 1.7, अगर 1 से 1.7 फ्रॉड नंबर है तो हमारा जंप जो है ना वो अनड्यूलर होगा, ठीक है, उसको हम अनड्यूलर जंप बोलेंगे।
और अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1.7 से 2.5 के बीच में है तो इसको हम वीक जंप बोलेंगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। फिर उसके बाद अगर 2.5 से 4.5 अगर हमारे फ्रॉड नंबर की वैल्यू है तो इसको हम ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी ठीक है, इसको हम ऑसिलेटरी जंप बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारा फ्रॉड नंबर 4.5 से 9 के बीच में होगा, इसको हम स्टेडी जंप बोलेंगे, स्टेडी जंप। फिर उसके बाद अगर हम ग्रेटर देन 9 फ्रॉड नंबर होगा तो उसे हम स्ट्रॉन्ग जंप बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग जंप हो जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, स्पीड ऑफ एन एलिमेंट्री वेव इन स्टिल लिक्विड एट डेप्थ y इज गिवन बाय। एलिमेंट्री वेव की स्पीड पूछी गई है स्टिल लिक्विड में। एलिमेंट्री वेव वो वेव होती है जिसकी नेग्लिजिबल हाइट होती है, ठीक है। इसकी हाइट नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, और मतलब बहुत कम होगी। नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगी, बहुत कम होगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो हम लोग बोल रहे हैं कि याद रखने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ ये ऐसे, ठीक है। और एक दूसरी वेव होती है जिसको हम सर्ज बोलते हैं, जिसकी कंसीडरेबल हाइट होती है, मतलब इसकी हाइट जो है वो ठीक ठाक होगी, ठीक है। तो हम एलिमेंट्री वेव की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्पीड ऑफ वेव होती है ना उसको हम सिलैरिटी बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू रूट जी वाई होती है, ठीक है। तो ये है सिलैरिटी की वैल्यू रूट जी वाई। इसकी वेलोसिटी ऑफ वेव को ही हम सिलैरिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू रूट जी वाई हो जाएगी। Next question है 161. If the depth of flow in a channel is 1 meter and velocity of flow is 2 meter per second, then the velocity with which an elementary wave can travel upstream is। यहाँ पे बोला गया कि डेप्थ ऑफ फ्लो इस चैनल में है 1 मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 2 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर है जिसको हम वाई बोलते हैं इन जनरल, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड है। देन द वेलोसिटी विद विच एन एलिमेंट्री वेव कैन ट्रैवल, मतलब कि सिलैरिटी की बात कर रहे हैं, ये सिलैरिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्री वेव ही सिलैरिटी हो जाती है, तो सिलैरिटी पूछी गई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारा वाटर स्टिल वाटर है ना, इस तरीके से सपोज ये वाटर है, ये रुका हुआ है, इसके ऊपर पत्थर डाला गया तो वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर वे में वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है, इस वेव की स्पीड्स को बोला जाता है, इसकी स्पीड को बोला जाता है सिलैरिटी, और सिलैरिटी की वैल्यू होती है रूट जी वाई, ठीक है। ये सिलैरिटी की वैल्यू होती है। और अगर हमारा ये स्टिल वाटर था ना, अगर हमारा वाटर इस तरीके से किसी वेलोसिटी वी से आ रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी v है और ये वाली वेलोसिटी c है, ठीक है। अपस्ट्रीम में जो वेव्स जो है, अब ये वाली जो वेव होगी ना, ये इस तरफ जाएगी और यहाँ से इस तरफ भी जाएगी, ये जो सर्कुलर वेव है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो वेव है वो दोनों तरफ जाएंगी लेकिन अलग अलग वेलोसिटी से जाएंगी। ये वाली साइड जो वेव जाएगी ना, वो v अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, या सी अगर ज्यादा होगी, सिलैरिटी अगर ज्यादा होगी, तो ही ये वाली वेव्स जो होंगी अपस्ट्रीम वाली साइड जा पाएंगी, और सी माइनस वी वेलोसिटी से वो मूव करेंगी अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम ये मूव करेंगी सी प्लस वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है देन द वेलोसिटी एट विच एन एलिमेंट्री वेव ट्रेवल अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में वो ट्रेवल किस वेलोसिटी से करेंगे, सी माइनस वी से। अब सी माइनस वी की हम वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी वाई, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा 9.81 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है, 3.132, ठीक है। ये सिलैरिटी होगी, और वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोगों को पता है 2 मीटर पर सेकेंड है। देयरफॉर जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा अपस्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम वेलोसिटी है, वो हो जाती है c माइनस वी, यानी कि 3.132 माइनस 2, यानी कि ये आ गया हमारा 2.132 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। माइनस क्या किया, -2 किया है तो ये 1 आ जाएगा, सॉरी, हाँ। तो ये आ जाएगा 1.132 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162 है, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू। हाइड्रोलिक जंप जो है इसकी हाइट जो है वो होता है डिफरेंस इन कॉन्जुगेट डेप्थ। कॉन्जुगेट डेप्थ कौन सी है,
जिसमें स्पेसिफिक फोर्स जो होती है वो मिनिमम सेम होती है, और दो डेप्थ हमें मिल रही होती है। मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स के सिवाय बाकी जो स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यूज है उस पे हर एक वैल्यू पे दो डेप्थ मिल रही होती है। दोनों डेप्थ को हम लोग कॉन्जुगेट डेप्थ बोलते हैं, या फिर उसको हम सीक्वेंट डेप्थ भी बोलते हैं। लेकिन जो उसका डिफरेंस होता है ना, वो हमारा हाइड्रोलिक जंप होता है, ठीक है। और इसके सिवाय स्पेसिफिक फोर्स जो होती है ना, स्पेसिफिक एनर्जी की जो इक्वेशन होती है या फिर जो ग्राफ होता है, उस पे हमें दो स्पेसिफिक एनर्जीज के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी के लिए दो डेप्थ मिल रही होती है, उसको हम ऑल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के सिवाय जो बाकी डेप्थ होती है वो सब दो दो डेप्थ होती हैं, और वो हमें, उसको हम ऑल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कॉन्जुगेट डेप्थ का डिफरेंस हो जाता है हमारा हाइड्रोलिक जंप की हाइट, ठीक है। If the conjugate depth before and after the jump are 0.5 meter and 2.5 meter respectively, then the loss in energy in the hydraulic jump will be. अब इस हाइड्रोलिक जंप की लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा अगर हमें कॉन्जुगेट डेप्थ की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो y1 है हमारे पास 0.5 और y2 है 2.5, ठीक है। ये हमें दी हुई है वैल्यूज। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 की पावर में 3 अपॉन 4 टाइम्स y1 y2, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा 2.5 माइनस 0.5 का होल क्यूब अपॉन 4 इंटू 2.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 2, और ये 5/2 हो गया, 2/5/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8/5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई अगर करें 1.6 आंसर हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, द स्पेसिफिक एनर्जी इन मीटर केजी पर केजी फॉर द फ्लो एक्सप्रेस्ड बाय velocity is equals to 2.22 meter per second and y is equals to depth of flow 1 meter is स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है, फ्लो की वेलोसिटी, और हमें y की वैल्यू दे रखी है। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाती है? स्पेसिफिक एनर्जी हो जाती है, स्पेसिफिक एनर्जी है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डेटम। जब डॉट जो हमारा डेटम जो है वो कंसिडर करा जाता है बेड ऑफ द चैनल, तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको हम स्पेसिफिक एनर्जी इन जनरल बोल देते हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चैनल बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा v² अपॉन 2g प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस 1, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे हमें लिस्ट दी गई है और हमें इसको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। फ्लो रेजाइम फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए ये इस तरीके से कंडीशंस दी हुई हैं जिसको हम फ्लो रेजाइम बोलते हैं। फिर टाइप ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल्स दी गई हैं कि ये प्रोफाइल हो सकती है, इसमें से कौन सी किसकी कंडीशन है, ठीक है। ये हमें पता करना है। उसके लिए हमें पहले तो जो प्रोफाइल्स हैं, प्रोफाइल्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें कंडीशंस देखनी है, इसलिए मैं आपको कंडीशन समझा देती हूँ। ये हमारा माइल्ड स्लोप के लिए हम पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो माइल्ड स्लोप जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होती है, स्टीप स्लोप बहुत ज़्यादा स्लोप होती है, ठीक है। तो माइल्ड स्लोप के केस में क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो होती है ना, जिसपे हमारी क्रिटिकल डेप्थ फ्लो डेप्थ हो जाती है, आती है, उस लाइन को हम सीडीएल लाइन बोलेंगे, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ठीक है। तो इसको सीडीएल लाइन बोलेंगे और यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ है, मतलब कि इस डेप्थ पे जो वाटर फ्लो करेगा उसकी स्पेसिफिक एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। और ये आ जाती है नॉर्मल डेप्थ लाइन जो कि क्रिटिकल नहीं होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डेप्थ लाइन हो जाती है, इस पे जो वाटर फ्लो करेगा वो नॉर्मल डेप्थ
पे फ्लो कर रहा होगा, नॉर्मल डेप्थ लाइन है इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब वाटर अगर यहाँ पे फ्लो करेगा ना, वो हमारा क्रिटिकल डेप्थ लाइन से नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारा फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वाटर फ्लो कर रहा है, हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये वाई डेप्थ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, y जो है ना इस केस में ये लेस देन वाई सी है, और मतलब क्रिटिकल डेप्थ से कम है, और वाई नॉट से भी कम है। ये दिख रहा है ना, ये वाई नॉट यहाँ पे वैल्यू है, इसका मतलब वाई नॉट से भी कम है। और यहाँ पे अगर वाटर फ्लो करता है सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर ये फ्लो कर रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि हमारे वाई सी से ज्यादा ग्रेटर वैल्यू है वाई की, हमारे डेप्थ ऑफ फ्लो की वाटर की वैल्यू जो है वाई सी से ज्यादा होगी, बट वाई नॉट से अभी भी कम है, ठीक है। अगर एनडीएल लाइन से भी ऊपर वाटर फ्लो करता है, तो हमारी जो फ्लो डेप्थ है वो ये हो जाएगी। इस केस में इसको हम y बोलेंगे, ठीक है। पहले हम इसको y बोल रहे थे, तो इस केस में क्या होगा, y जो है वो y नॉट से भी बड़ा होगा और y c से भी बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम प्रोफाइल्स देखते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली प्रोफाइल होती है ना, उसको हम M1 बोलेंगे, मतलब उसके साथ 1 आएगा हमेशा। और जो सेकेंड वाली प्रोफाइल है उसके साथ 2 आता है, और थर्ड वाली के साथ 3 आता है। इन जनरल आपको हमेशा याद रखना है कि 2 वर्ड जो होगा वो उस प्रोफाइल के साथ आएगा जो एनडीएल और सीडीएल लाइन के बीच में होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि कुछ एक प्रोफाइल कई बार मिसिंग होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में M1 और M2 ऑप्शन में दिया गया है। तो M1 के लिए जो y है वो ग्रेटर देन y नॉट और yc होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन y नॉट एंड yc, तो ये M1 हो गया, ठीक है। b का आंसर हमारा 2 हो गया, ठीक है, b का आंसर 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है M2 प्रोफाइल। M1 प्रोफाइल होगी हमारी, M2 प्रोफाइल में y इज ग्रेटर देन yc बट लेस देन y नॉट, y is greater than yc but less than y नॉट, ये हमारी M2 प्रोफाइल के लिए हो गया। फोर्थ पार्ट इसका आंसर, किसके लिए, सी पार्ट के लिए फोर्थ पार्ट इसका आंसर हो गया, सी पार्ट का आंसर 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके सिवाय हमारे पास, अब हमें आंसर ऑलरेडी पता चल चुका है कि सी पार्ट आंसर होगा, बट हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और स्टीप के लिए देखेंगे, ठीक है। स्टीप प्रोफाइल की अगर हम बात करें ना, तो इसमें एनडीएल लाइन जो होगी ना वो हमारी ऊपर होती है, मतलब उसकी सीडी उससे ऊपर होती है सीडीएल लाइन। सीडीएल लाइन को ऊपर कंसिडर करा जाता है और एनडीएल को नीचे कंसिडर करा जाता है। तो सीडीएल जो है वो वाई सी हो गया, और ये वाई नॉट हो गया एनडीएल लाइन। अब यहाँ पे वाटर अगर फ्लो करेगा, तो मतलब कि वो वाई डेप्थ से फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वाई नॉट से भी नीचे फ्लो कर रहा है और वाई सी से भी नीचे फ्लो कर रहा है। अगर वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो वो वाई डेप्थ से फ्लो कर रहा है, लेकिन वो जो डेप्थ है वाई डेप्थ, ये वाई नॉट से ग्रेटर है और वाई सी से कम है। अगर वाटर यहाँ पे फ्लो करता है, तो वो कितनी डेप्थ से फ्लो कर रहा है, वो वाई डेप्थ से फिर से फ्लो करेगा, लेकिन जो वाई है, इस केस में वाई जो होगी वो वाई नॉट से भी ज्यादा होगी, वाई सी से भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो प्रोफाइल है, अब मैंने पहले बोला था कि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे, जो यहाँ पे प्रोफाइल होगी उसको हम S1 बोलेंगे, यहाँ पे जो होगी S2 बोलेंगे, और यहाँ पे S3 बोलेंगे। S क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टीप स्लोप है उसकी, इसलिए, ठीक है। तो स्टीप स्लोप में S1 और S3 का पूछा गया, पहले हम S1 के लिए देखते हैं। S1 प्रोफाइल यहाँ पे है, y इज ग्रेटर देन वाई सी एंड वाई नॉट, दोनों से ही ग्रेटर है, y इज ग्रेटर देन वाई सी एंड वाई नॉट। तो ये हमारी S1 प्रोफाइल में हुआ है, ठीक है। तो S1 प्रोफाइल में ऐसा होता है, तो डी का आंसर है 5, डी का आंसर 5 हो गया, ठीक है। और S3 प्रोफाइल के लिए अगर हम देखें, तो ये y इज लेस देन वाई नॉट एंड वाई सी, y इज लेस देन वाई नॉट एंड वाई सी, ठीक है। ये ए पार्ट जो है ये आ जाता है S3 का आंसर, तो ए का आंसर आ गया 3, तो ए का आंसर 3 आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर सी आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी प्रोफाइल्स भी होती हैं जिसमें हमें देखना होता है, और बाकी प्रोफाइल्स जो है, यही 2 प्रोफाइल है जिसमें तीनों प्रोफाइल्स होंगी, बाकियों में कुछ एक प्रोफाइल्स मिसिंग होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231। A discharge of 3 meter cube per second flows in a channel in a canal
2 meter wide at a depth of 1.2 meter. If the width of the canal is reduced to 1.5 meter by a canal transition, then neglecting losses, the डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन विल बी। कॉन्ट्रैक्शन के बाद डेप्थ क्या होगी? यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक हमारा कैनाल था जो कि फ्लो कर रही है, कैनाल की सेक्शन जो है इसमें डिस्चार्ज है 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, जिससे ये वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डेप्थ और विड्थ दी गई है और फिर ये बताया गया है कि इसकी विड्थ को हमने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करने से इसकी जो डेप्थ होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कितनी हमारी डेप्थ की वैल्यू आई है, ठीक है। अब जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कितनी है, ये पूछा गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी हमारी विड्थ कॉन्ट्रैक्शन करी जाएगी ना, तो उसमें जो विड्थ कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले स्पेसिफिक एनर्जी थी, सपोज ये 1 1 सेक्शन है और सपोज ये 2 2 सेक्शन है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी थी वही स्पेसिफिक एनर्जी हमारी बाद में रहेगी, ठीक है। सेम स्पेसिफिक एनर्जी होगी। अगर सेम स्पेसिफिक एनर्जी होगी तो अब हम स्पेसिफिक एनर्जी को इक्वेट कर सकते हैं और उसी की हेल्प से हम निकालेंगे हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी हो जाती है E1 इज इक्वल्स टू E2। E1 हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Y1, ठीक है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है। और E2 हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Y2, ठीक है। अब यहाँ पे V1 जो है वो हम कैसे निकालेंगे? V1 हमारे पास डिस्चार्ज गिवन है 3, ठीक है। 3 डिस्चार्ज अपॉन एरिया कर दें अगर हम, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। एरिया हो जाएगा 2 × 1.2, क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो 1.2 दी गई है और विड्थ जो है वो 2 मीटर दी गई है। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 9.81, ठीक है। प्लस हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है? y1 हमारे पास यही आ जाएगा, ये है डेप्थ ऑफ फ्लो 1.2 मीटर, तो ये 1.2 आ गया। इज इक्वल्स टू, अब v2 जो है वो आ जाएगा, सेम डिस्चार्ज होगा लेकिन अब यहाँ पे विड्थ और डेप्थ अलग होगी। यहाँ पे हमें दिया गया है द चैनल इज reduced टू 1.5, विड्थ इसकी 1.5 मीटर हो गई है, ठीक है। विड्थ इसकी 2 थी, अब 1.5 हो गई है, लेकिन डेप्थ हमें नहीं पता है, जिसको हमने y2 कंसिडर करा। और अब इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 2 × 9.81 प्लस यहाँ पे y2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 1.12 मीटर, ठीक है। ये हमारे y2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, व्हेन नो एक्सटर्नल एनर्जी इज इम्पोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी अगर एक्सटर्नल एनर्जी नहीं आ रही है, इम्पोज नहीं है। एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर एक्सटर्नल एनर्जी इम्पोज्ड होती तो हमारी एनर्जी लाइन जो है वो राइज भी कर सकती थी, बट अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एनर्जी जो है एक्सटर्नल नहीं है, तो इसीलिए एनर्जी लाइन हमेशा फॉल करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है। फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नेवर राइजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये भी सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा फॉल करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो हो जाती है टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डेथ, ठीक है। तो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी लाइन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती, वो भी डिक्रीज ही करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, ऐसा लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कभी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये मीट कर सकती हैं एक पॉइंट पे जहाँ पे वाटर जो होगा वो स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो वो तब होता है, लेकिन इन जनरल ये क्रॉस नहीं कर सकती है। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक एनर्जी इन अ क्रिटिकल फ्लो एट डेप्थ yc occurring in a triangular channel is given by। ट्राइंगुलर चैनल के लिए स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ये हो जाती है हमारी काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल हेड तो हमारा yc ही हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ जो होगी वही हमारा उसी का प्रेशर हेड आ जाएगा। और जो काइनेटिक हेड है ना, वो ट्रायंगुलर के केस में आ जाता है। और एक तो ट्रायंगुलर होता है और एक हमारे पास पैराबोलिक होता है। तो ट्रायंगुलर के केस में अपॉन 4 आ जाएगा, yc अपॉन 4, और पैराबोलिक के लिए
YC/3 होगा, और इसके साथ साथ पैराबोलिक जो है ये हमने देख लिया, रेक्टेंगुलर के लिए ये क्या होगा, ये हो जाती है YC/2, यहाँ पे वैल्यू आएगी काइनेटिक हेड की वैल्यू, ठीक है। तो ये काइनेटिक हेड की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4+1 यानी कि 5YC/4, ठीक है, जो कि आ जाएगा 1.25 YC, ठीक है। तो ये ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 4 2.5 हो गया, 2.5 को फिर से हमने डिवाइड करा बाय 4, तो 1.25 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, इन अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इफ dy/dx इज पॉजिटिव देन de/dx विल बी। अब यहाँ पे हमें दिया गया है dy/dx पॉजिटिव है। पहले तो dy/dx की इक्वेशन क्या हो जाती है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में, dy/dx इज इक्वल्स टू S0 माइनस SF अपॉन 1 माइनस FR यानी कि फ्रॉड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये S0 माइनस SF जो है, एस एफ जो है ये क्या है, ये टोटल एनर्जी लाइन जो है उसकी स्लोप है, ठीक है, और ये बेड स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx पॉजिटिव कब होगा, जब एस नॉट ग्रेटर देन एस एफ होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि ये डी ई जो है ना, ये एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी है, डी ई जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी है। डी ई अपॉन डी एक्स जो है ना, ये हो जाता है S0 - SF, ठीक है। और हमें दिया गया है कि ये अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये हमें पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब S0 - SF जो है उसमें से S0 की वैल्यू ग्रेटर देन SF होगी, ये भी हो सकता है। और इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये जो है ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव होगी और ये ऊपर वाली पॉजिटिव होगी, तो भी हमारी मतलब आंसर जो होगा वो नेगेटिव आ सकता है ना। तो इसीलिए 1 इज ग्रेटर देन FR, फ्रॉड नंबर का स्क्वायर, ये भी हमारा होना चाहिए, मतलब ये भी ग्रेटर होना चाहिए, मतलब कि फ्रॉड नंबर शुड बी लेस देन 1। फ्रॉड नंबर लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि ये सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। सब क्रिटिकल फ्लो में y जो है वो YC से ग्रेटर डेप्थ पे होता है, मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा ग्रेटर फ्लो पे होती है। तो ये भी एक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा अगर y इज ग्रेटर देन YC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सरफेस प्रोफाइल इफ द चैनल स्लोप चेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू स्टीप। चैनल की स्लोप जो है वो माइल्ड स्लोप से, ये थोड़ी सी स्लोप है, इससे ये एकदम स्टीप स्लोप में चली गई, ठीक है। तो माइल्ड स्लोप से स्टीप स्लोप में चैनल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वो कौन सी प्रोफाइल्स में जाएगा, मतलब M1 से S1 में जाएगा या M3 से S2 में जाएगा या M2 से S3 में जाएगा, किस किस प्रोफाइल से किस प्रोफाइल में जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बना रखी है। ये हमारी माइल्ड स्लोप है, ये हमारी स्टीप स्लोप है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि स्टीप स्लोप ज्यादा है, माइल्ड स्लोप कम स्लोप है, ठीक है। तो माइल्ड स्लोप के केस में क्रिटिकल जो डेप्थ लाइन होती है वो नीचे होती है और नॉर्मल डेप्थ लाइन ऊपर होती है, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ नीचे है, ऊपर नॉर्मल डेप्थ है। वाटर जो होगा ना वो क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर फ्लो करता है, नॉर्मल डेप्थ लाइन के अलोंग या उसके उस आसपास वो फ्लो करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, मतलब उसके और क्रिटिकल डेप्थ लाइन के बीच में आसानी से वो फ्लो कर पाएगा, नॉर्मल डेप्थ के अलोंग वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। वाटर इस तरीके से फ्लो करेगा ताकि वो ग्रेविटी से बहुत इजीली यहाँ पे फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके अलोंग ये वाटर फ्लो कर रहा था यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये क्रिटिकल, अब स्लोप आ गई, स्टीप स्लोप आई, तो ये क्रिटिकल लाइन पे ये जाके मिलता है स्टीप स्लोप को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ से नीचे हमारी नॉर्मल डेप्थ है, ठीक है। स्टीप स्लोप के केस में नॉर्मल डेप्थ नीचे है जिसमें वो इजीली ग्रेविटी की हेल्प से फ्लो करवाएगा, कर पाएगा। तो इससे और नीचे ये जाएगा और यहाँ पे ये वाटर फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो सेकेंड वाली प्रोफाइल, ये हमारी फर्स्ट प्रोफाइल है, ये सेकेंड प्रोफाइल है, ये थर्ड प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाली प्रोफाइल में ये मूव कर रहा है M2 प्रोफाइल में, और फिर उसके बाद अगली बार जब ये जाता है तो यहाँ से ये हमारी फर्स्ट प्रोफाइल हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगी और ये थर्ड, और ये सेकेंड प्रोफाइल से सेकेंड ही प्रोफाइल में चला गया, यहाँ ये S2 हो गई, ठीक है। तो ये वाटर जो है ये M2 से S2 में गया। Question number 246. An irrigation canal has a steady discharge queue at a section where a cross regulation or which is gated is provided for control purpose. एक कैनाल है
जिसके अंदर डिस्चार्ज जो है स्टेडी डिस्चार्ज उसमें है, ठीक है। इस तरीके से ये कैनाल है, इसका क्यू डिस्चार्ज है, स्टेडी डिस्चार्ज से ये मूव कर रहे हैं, मतलब वाटर इसके अंदर। और यहाँ पे एक क्रॉस रेगुलेटर है, ठीक है। तो एक सेक्शन पे सपोज एक क्रॉस रेगुलेटर है जिसमें गेट लगे हुए हैं, ताकि हम जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद इफ द गेट ऑफ द रेगुलेटर विच इज नॉर्मली फुली ओपन, गेट जो होते हैं ना यहाँ पे, ये जो गेट है ये हमेशा ओपन रहते हैं, पूरा पूरा ओपन रहेगी गेट, ठीक है। इज सडनली लोअर्ड, एक सडनली इसको लोअर करा जाता है डाउन टू हाफ पोजीशन, हाफ ओपन पोजीशन है, इसको आधा लोअर किया गया, ठीक है। सपोज ये गेट पहले पूरा खुला हुआ था, अब इसको आधा लोअर कर दिया कि ये आधा खुल जाए और आधा क्लोज रहे, ठीक है। इस तरीके से गेट जो है आधा खुल गया और आधा ओपन है, ठीक है। वाटर यहाँ पे इस लेवल तक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूछा गया है कि इससे क्या होगा, ठीक है। देन अ रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होता है, एक अनस्टेडी फ्लो होगा। पहले ये जो डिस्चार्ज था ये स्टेडी फ्लो से आ रहा था वाटर, और अब एकदम से एक सडनली क्योंकि चेंज हो रहा है तो इसलिए अनस्टेडी फ्लो, सडनली एक रैपिडली अनस्टेडी फ्लो जनरेट होगा। अब इसमें क्या होता है, एक सर्ज वेव बनती है, ठीक है। इन सच अ वेव, सच अ केस इट वुड टेक द फॉर्म ऑफ, अब ये कौन सी वेव होगी, पॉजिटिव जो सर्ज वेव होगी ना, जो सर्ज वेव यहाँ पे बनेगी वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, कहाँ पे पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव होगी वो हमें बताना है। यहाँ पे ये जो वाटर था पहले ये नॉर्मली इस लेवल पे था, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर इस लेवल पे था, फिर उसके बाद यहाँ पे इस टाइम पे गेट ओपन थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये गेट जो है क्लोज कर दिए गए। गेट को जैसे ही हमने क्लोज करा ना, उसके बाद क्या होगा, ये वाटर जो है ना यहाँ से इसका लेवल एकदम से यहाँ से इतना आधा आधा गेट को खोला गया है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा। वाटर का लेवल इस तरीके से बनेगा और एक वेव जैसी जनरेट हो गई है ये, ठीक है। ये वेव जनरेट हुई है जो कि पीछे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और पीछे की तरफ इस तरीके से मूव कर रही है कि ये वाटर की डेप्थ इंक्रीज करती हुई जा रही है। मतलब अगर इसकी डेप्थ पहले वाटर की इतनी थी, अब यहाँ पे इस वेव के पीछे की तरफ मूव करने से ये वाटर की डेप्थ जो है वो इतनी हो जाएगी। मतलब कि ये एक पॉजिटिव सर्ज वेव है, जो जिस वेव से हमारे वाटर की डेप्थ इंक्रीज होती है वो हमारी पॉजिटिव सर्ज वेव होती है। अब हम आगे की बात करें तो आगे क्या होगा, पहले यहाँ तक वाटर लेवल था, ठीक है, इस जगह तक वाटर लेवल था। अब क्या होगा कि ये वाटर लेवल जो है ना ये डिक्रीज होगा, यहाँ से ये वाटर लेवल जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी जो एयर का पोर्शन है, ये सिर्फ जो एयर वाला पोर्शन है ना, ये एक वेव है, एक नेगेटिव ये सर्ज वेव होगी जो आगे की तरफ मूव करती हो जाएगी, और वाटर लेवल जो कि पहले यहाँ पे था अब इसको ये इतना वाटर लेवल करती हुई जाएगी, मतलब वाटर का लेवल को उसके डेप्थ को वो डिक्रीज करती हुई जा रही है, और इसको नेगेटिव सर्ज वेव बोलेंगे। तो ये अपस्ट्रीम में पॉजिटिव है, अपस्ट्रीम में, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और डाउनस्ट्रीम में ये नेगेटिव है, ठीक है। ये अपस्ट्रीम में पॉजिटिव है, डाउनस्ट्रीम में नेगेटिव है, और क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि पॉजिटिव सर्ज वेव मूव्स अपस्ट्रीम एंड अ नेगेटिव सर्ज वेव मूव्स डाउनस्ट्रीम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।